हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। आज के टाइम में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधे पे होती है? ये सारी जिम्मेदारी एक मैनेजर के कंधे पे होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको उसे सॉल्व करना होता है। तो आखिर वो मैनेजर अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करे? उसको भी कोई ना कोई गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफ़िशिएंटली रन हो सके। तो ये प्रॉब्लम जो है मैनेजर की सॉल्व करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये कुछ ऐसे गाइडलाइंस होते हैं, कुछ ऐसे ये रूल्स बनाए जाते हैं जो मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, जो उनके बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में हेल्प करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर को प्रॉपर गाइडेंस देता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आगे के इस वीडियो में अभी हम और पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आखिर होता क्या क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लाने वाले थे हेनरी फेयोल, इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम फेयोल्स प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कुछ 14 प्रिंसिपल्स जो थे मैनेजमेंट के वो दिए थे, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये इनके द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल थे, जिनको आगे अभी हम और डिटेल में अच्छे से एक एक करके समझते हैं। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है, अगर बड़ा काम है तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद जो भी एम्प्लॉय जिस भी फील्ड में एक्टिव है, जिस भी फील्ड में उसकी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग, उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको वो काम आप असाइन कर दीजिए। जिससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉय का जो भी फील्ड होगा वो आपको अच्छे से उसमें अपना बेस्ट देगा, पूरी एफर्ट लगाएगा काम को करने के लिए, और आपको यहाँ पर स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। ये जो है हमारा पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क कहता है। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम किसी को कोई काम करने की अथॉरिटी दे देते हैं, उसको पावर दे देते हैं, लेकिन उसको हम कोई जिम्मेदारी देते ही नहीं है, तो आखिर वो उस अथॉरिटी को लेके क्या करेगा? फिर तो अथॉरिटी बेकार है उसकी। और जस्ट इसके रिवर्स में, अगर आप किसी को कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं पर उसको अथॉरिटी या पावर देते ही नहीं है उस काम को करने के लिए, तो वो अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करेगा? तो इसीलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो साथ साथ चलते हैं, हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो आपको उस काम को करने के लिए अथॉरिटी भी देनी होगी। इससे जो एम्प्लॉयज हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी टारगेट अचीव करना चाहती है उसमें मदद मिलेगी। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों को तरीके से फॉलो करना चाहिए। तभी ऑर्गेनाइजेशन में सबकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, जो कंपनी है उसका रेपुटेशन जो है वो अच्छा बनेगा, और आपस में जो लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप हैं वो भी अच्छे होंगे। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। ये वाला प्रिंसिपल हमारा बोलता है कि एक एम्प्लॉय को एक बार में सिर्फ एक ही सीनियर से ऑर्डर रिसीव होना चाहिए, और वो बस वही काम करेगा और उसी सीनियर को वो जवाब देगा, ताकि उसको कोई कन्फ्यूजन ना हो ऑर्डर लेने में और अपने काम को करने में। और इस तरीके से क्या होगा, 1 to 1 में कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगा। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल हमारा कहता है कि किसी भी काम को करने के लिए अगर सेम ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उस पर एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। एक ही बताने वाला होगा और एक ही प्लान होगा, तो सभी एम्प्लॉय अच्छे से उस प्लान को फॉलो करेंगे, जिससे स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा भी मिलेगा और सभी के काम करने की इफ़िशिएंसी जो है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी किसी भी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के ऊपर। पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसके बाद जो भी किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है उस पर ध्यान दिया जाएगा। ये हमारा ये प्रिंसिपल कहता है। नेक्स्ट इज रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़।
इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एम्प्लॉय को जो भी पे किया जाना है वो प्रॉपरली उसके काम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि वो भी अपना एक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन कर सके, उसको उसमें दिक्कत ना हो और एम्प्लॉय को जो भी वो काम कर रहा है उससे सेटिस्फेक्शन मिले। तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय है उसको इनकरेजमेंट भी मिलेगी और जो उसका कंपनी के प्रति डेडिकेशन है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि सुपीरियर जो है वो इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करता है। किस लिए? ताकि थोड़ा सा सुपीरियर का जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो जल्दी लिए जाते हैं, अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, सबॉर्डिनेट को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। अकेला सुपीरियर ही डिसीजन नहीं लेता, सबॉर्डिनेट को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, दोनों का काम हाफ ऑफ डिवाइड हो जाता है, जिससे सबॉर्डिनेट को भी इंकरेजमेंट मिलता है और सुपीरियर का वर्कलोड कम हो जाता है। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। इस वाले प्रिंसिपल में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्डरली फ्लो होता है, ऊपर हाईएस्ट रैंक से लेके नीचे लोएस्ट रैंक तक, जिसकी वजह से आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन जो है वो जल्दी निकल पाता है, जल्दी मिल पाता है और जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट इज ऑर्डर। इस प्रिंसिपल का कहना होता है कि एक राइट जॉब पे एक राइट पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए और किसी भी काम को करने का एक सही समय होना चाहिए। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके मटेरियल हैं, मनी जो है या फिर जो ह्यूमन बीइंग है, उन सब का अच्छे से पूरा फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से टाइम का लॉस भी ना हो। जो भी रिसोर्सेज आपको कलेक्ट करने हैं आप पहले ही कलेक्ट करके रख लीजिए, ताकि काम जो है वो स्टार्ट होने के बाद रुके नहीं और ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक अच्छा डिसिप्लिन क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज इक्विटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने सभी एम्प्लॉयज़ को, अपने सभी सबॉर्डिनेट को इक्वली ट्रीट करते हैं, उनके बीच में आपस में कोई भेदभाव नहीं होता, सबको रिस्पेक्ट दिया जाता है, ताकि सबके अंदर जो डेडिकेशन की फीलिंग है वो जन्म लेती है। एम्प्लॉय को अपने काम से सेटिस्फेक्शन मिलता है जब वो सारे को एक साथ इक्वली ट्रीट किया जाता है, अपने काम से वो संतुष्ट रहते हैं और अपना पूरा जो है बेस्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय जल्दी जल्दी काम छोड़ के जाते हैं, इसका उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कंपनी में एम्प्लॉय रुकेंगे तो उनके ट्रेनिंग पे बार बार कंपनी को खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वो एक्सपेंस जो है वो बच जाएगा, स्टेबिलिटी आएगी उनके टेन्योर में, जिसकी वजह से अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो कंपनी की इमेज अच्छी होगी, जिसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन जो है वो भी अच्छी होगी। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करते हैं उनको भी प्लान का एक हिस्सा बनाना चाहिए। प्लान को बनाते टाइम और एग्जीक्यूट करते टाइम उनका भी पार्टिसिपेशन लेना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज़ की जो थिंकिंग पावर होती है वो भी इंक्रीज होगी। सब एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे तो उनमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की जो भावना है वो भी पैदा होगी, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट आएगा उनके अंदर और सब लोग जो है वो मिल के काम करना सीखेंगे। तो इसीलिए इनिशिएटिव का भी मौका देना चाहिए। नेक्स्ट इज एस्पिरिट डी कॉप्स। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मैनेजर होता है कंपनी में उसको आई वर्ड की जगह वी वर्ड जो है इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि वो ये कहे कि मैं इस काम को करूँगा, अगर वो ये कहता है तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर वो ये बोले कि हम इस काम को करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हमें भी शामिल किया गया है, तो उनके अंदर एक टीम स्पिरिट पैदा होती है, उनके अंदर एक मोटिवेशन होती है कि हाँ हमारे मैनेजर ने हमें भी पूछा तो अब हम और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो एक स्वीट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना और ईजी हो जाता है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको काम को करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2 साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में।